Hello students, welcome to Best Education Classes. In today's video, we will be learning 7th Standard Science, chapter number 20 in the world of stars, यानी कि सितारों की दुनिया में. So, first of all, let's recall what is a galaxy and what are the various components of a galaxy. So, galaxy यानी कि जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं किड्स, उस यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है. इनफैक्ट इतना ज़्यादा वो वास्ट है कि अभी तक साइंटिस्ट हमारे यूनिवर्स के बाउंड्री वॉल्स यानी कि अंतिम छोर का पता नहीं लगा पाए हैं. एंड हमारी जो गैलेक्सी है उस यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है, एक छोटा सा कलेक्शन ऑफ स्टार्स है जहाँ पर हम रिसाइड करते हैं. एंड वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ गैलेक्सीज में आते हैं स्टार्स, सन, प्लैनेट, स्टार डस्ट, सेलेस्टियल बॉडीज़. ये सब कुछ हमारे गैलेक्सी का कंपोनेंट है. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्स. सो जो स्टार्स हैं वो बहुत ही अलग अलग टाइप के होते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर ब्राइटनेस, डिपेंडिंग ऑन द हीट, डिपेंडिंग ऑन देयर टाइप. जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो इस डायग्राम में, ये सारा ही स्टार्स के टाइप है. जैसे कि ऑर्डिनरी स्टार जो हमारा सन है, रेड जाइंट स्टार, मैसिव स्टार, सुपरनोवा, रेड सुपर जाइंट स्टार, न्यूट्रॉन स्टार, ये सारा ही स्टार्स के टाइप हैं. वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट गैलेक्सीज एंड स्टार्स एज वेल एज सोलर सिस्टम इन द डिफरेंट एंड इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स. तो ज्योग्राफी में आपने अभी तक गैलेक्सीज के बारे में, स्टार्स के बारे में और सोलर सिस्टम के बारे में आपने स्टडी ज़रूर किया होगा. स्टार्स आर बॉर्न आउट ऑफ नेबुला. स्टार्स जो होते हैं नेबुला से फॉर्म होते हैं. नेबुला क्या होता है? बेसिकली क्लाउड होता है मेड अप ऑफ हाइड्रोजन डस्ट, हाइड्रोजन गैस. अब ऐसे बहुत सारे गैसेस हमारे स्पेस में तैर रहे होते हैं. अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से धीरे धीरे ये सारे स्टार्स आपस में मर्ज होना शुरू हो जाते हैं और इनकी पावर बढ़ती जाती है, हाइड्रोजन का कलेक्शन बढ़ते जाता है. एज अ रिज़ल्ट कि ये जो क्लाउड है वो काफ़ी डेंस बनते जाता है, काफ़ी इसमें घनत्व आने लगता है और ये एक स्फेरिकल शेप ले लेता है, राउंड शेप ले लेता है. At the same time, the pressure and the gas at the core of the cloud increases, causing temperature to rise tremendously and energy generation process start over here. So ये जो स्टार होता है हमारा, ये जो हाइड्रोजन का क्लाउड है, जैसे जैसे इसमें हाइड्रोजन बढ़ते जाता है इसकी डेंसिटी भी काफ़ी बढ़ते जाती है. यानी इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है इसके कोर में यानी कि सेंटर में. एंड सेंटर में काफ़ी एक्सट्रीम प्रेशर हो जाता है क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल कंटिन्यूस गैस को मिडल में खींच रहा होता है. एंड केमिकल रिएक्शंस की वजह से यहाँ पर ट्रिमेंडसली काफ़ी तेज़ी से टेम्परेचर बढ़ने लगता है एंड प्रेशर भी बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से एनर्जी जनरेशन स्टार्ट हो जाती है. एनर्जी जनरेट होने लगता है गैसेस के अंदर केमिकल रिएक्शन होने की वजह से. सच अ स्पेरिकल क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड अ स्टार. तो ऐसा जो हाइड्रोजन का क्लाउड होता है जो एनर्जी जनरेट कर रहा है, जिसमें से काफ़ी सारे केमिकल प्रोसेस की वजह से हीट एंड गैस निकल रहा है, लाइट आ रही है, उसे हम स्टार बोलते हैं. Later, such a process of contraction, expansion, rise in temperature, etc. bring about the changes in the nature of the star. So later on, ये तो बेसिक है कि हाइड्रोजन के क्लाउड से स्टार्स बन गए हैं. बट आफ्टर दैट उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसमें जो गैसेस का एक्सपेंशन हो रहा है और जो उसकी टेम्परेचर है, ये सारे फैक्टर्स की वजह से जो स्टार है उसका नेचर हम डिसाइड करते हैं कि स्टार कौन से टाइप का है. दिस चेंजेस ऑकर ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो दिस इज़ नॉट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. इसे होने के लिए काफ़ी मिलियंस एंड ट्रिलियंस ईयर्स ऑफ टाइम लग जाता है. एंड कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार. तो जो हमारा स्टार होता है उसका भी एक लाइफ साइकिल होता है, उसकी भी एक जर्नी होती है, उसके फॉर्मेशन से लेके उसके डिस्ट्रक्शन तक. बट ये प्रोसेस काफ़ी हज़ारों लाखों करोड़ों साल में होता है किड्स. डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्टार्स at various stages during the cycle are identified as different types of stars. So इनका जो अलग अलग स्टेज होता है किसी भी क्लाउड का, इन स्टेजेस के ऊपर से हम क्लाउड्स के टाइप को आइडेंटिफाई करते हैं. सो एज यू कैन सी ओवर हियर, जो स्टार्स होता है उसका बर्थ पॉइंट होता है नेबुला, जो कि यहाँ पर है. नाउ नेबुला जो होगा वो हाइड्रोजन फॉर्म में रहेगा. उसके बाद फॉर्म होता है एक नॉर्मल सा ऑर्डिनरी स्टार, या फिर बहुत सारे अगर हाइड्रोजन के क्लाउड्स हैं तो मैसिव स्टार जनरेट होगा, उससे बनेगा. लेटर ऑन उसका पीरियड होगा
रेड जाइंट स्टार ऑर्डिनरी स्टार का लेटर पीरियड है रेड जाइंट स्टार, एंड मैसिव स्टार का लेटर पीरियड है रेड सुपर जाइंट स्टार, क्योंकि ये काफ़ी साइज़ में बड़ा है। देन इसके बाद में जब इसकी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये प्लानिटरी नेबुला बन जाता है, यानी कि इसके गैसेस काफ़ी मैसिव एनर्जी को छोड़ने लगते हैं। रेड सुपर जाइंट स्टार में काफ़ी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स और एनर्जी होने की वजह से वो सुपरनोवा बन जाता है। काफ़ी ब्राइटली वो शाइन करता है और काफ़ी सारा एनर्जी वो छोड़ता है। एंड उसके बाद प्लानिटरी नेबुला जो होगा वो वाइट डार्क में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी निकल जाती है। एंड जो सुपरनोवा होगा आइदर इट विल बिकम न्यूट्रॉन स्टार, जो कि साइज में काफ़ी छोटा होगा बट इट विल कंटेन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पुल, और एल्स इट विल बिकम अ ब्लैक होल बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स का उसके अंदर कोलिजन होगा बिकॉज ऑफ दैट। आवर सोलार सिस्टम इज़ द टाइनी पार्ट ऑफ अ गैलेक्सी। हमारा जो सोलार सिस्टम है हमारे गैलेक्सी मिल्की वे का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। इट इज़ कॉल्ड एज मिल्की वे, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं, विच इज़ मैनी मैनी टाइम्स लार्जर दैन आवर सोलार सिस्टम। तो जिस सोलार सिस्टम में हम रहते हैं, हमारे सोलार सिस्टम के पार्ट्स हैं हमारा सन, हमारे प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, स्टारडस्ट, ये सारा कुछ हमारे सोलार सिस्टम का पार्ट है। एंड जो हमारा मिल्की वे है वो हमारे सोलार सिस्टम से कई 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 ज़्यादा ही बड़ा है। देर आर लैक्स ऑफ स्टार्स इन मिल्की वे, सम of them being many times bigger than our sun. So even in our solar system there are many stars which are even larger and bigger than our sun. हमारा sun जो है वो भी हमारा एक स्टार है, बट हम उस स्टार के बहुत ही करीब हैं, इसलिए वो हमें बहुत ही बड़ा दिखाई देता है और हमें हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है। Some of them have their own planetary system. So even जो दूर दराज के जो स्टार्स हैं जो हमें विजिबल काफ़ी छोटे से पॉइंट जैसे होते हैं, उनके आसपास भी कई सारे प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं। सम स्टार्स विच अपीयर टू बी क्लोज टू द वन अनदर मेकिंग अ पर्टिकुलर फिगर आर टुगेदर नोन एज कॉन्स्टलेशन। तो काफ़ी सारे स्टार्स हैं, उनका पोजिशन फिक्स्ड है, तो वो साथ में मिलकर एक कॉन्स्टलेशन बनाते हैं। कॉन्स्टलेशन यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार्स। We shall learn about this constellation in this chapter, but before that let us learn a few basic concepts related to sky watching. So हम constellation के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में, but before that हम जानेंगे sky watching क्या होता है, sky को हम ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं, sky को ऑब्जर्व करके हम क्या क्या जान सकते हैं। एंड किड्स, यहाँ पर दो वेबसाइट्स का रेफरेंस है, जाकर ज़रूर आप इसे ऑब्जर्व करो। यहाँ पर काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है हमारे सोलार सिस्टम के बारे में, हमारे गैलेक्सीज़ के बारे में, जो कि आप एक्सप्लोर करके काफ़ी इन्जॉय करोगे। स्टैंड स्टिल इन अ ओपन प्लेस। सो ये एक एक्टिविटी है, आप कर सकते हो नाइट टाइम में या फिर डे टाइम में। एक ओपन स्पेस में आपको खड़ा हो जाना है। लुक इन टू अ डिस्टेंस। वॉट डू यू नोटिस अबाउट द ग्राउंड इन द स्काई। तो आपको नोटिस करना है कि ग्राउंड और स्काई पे आप क्या देख रहे हो। फार अवे द स्काई सीम्स टू बी टचिंग द ग्राउंड। सो जब आप अपने हाइट से 90 डिग्री के एंगल पे जब दूर दराज कहीं देखोगे ओपन स्पेस में, तो आपको दिखेगा कि जो हमारा स्काई है और जो ग्राउंड है वो एक पॉइंट पर जाके मिल जा रहे हैं। उस पॉइंट को हम कहते हैं हॉरिजन। वाइल टर्निंग अराउंड योर सेल्फ द हॉरिजन विल सीम टू फॉर्म अ सर्कल। सो आप अपनी जगह पर खड़े होकर अगर रोटेट होगे तो आपको नोटिस होगा कि सारे जगह के जो स्काई है वो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके ग्राउंड को टच कर रहे हैं। उस पॉइंट को हम हॉरिजन बोलते हैं। द स्काई विल अपीयर टू बी स्पीयर बेस्ड ऑन दिस सर्कल। तो हमारा स्काई भी आपको एक स्पीयर के जैसे ही दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा आपको। द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स मूविंग इन द स्काई अपीयर टू बी मूविंग इन दिस स्पीयर। सो जो भी हमारा स्टार है, सन है, मून है, ये सब आपको इस स्पीयर में घूमता हुआ दिखेगा, एज इफ आवर एंटायर यूनिवर्स, आवर एंटायर गैलेक्सी इज़ अ स्पीयर। दिस वर्चुअल स्पीयर इज़ कॉल्ड एज सेलेस्टियल स्पीयर। ये जो हमारा वर्चुअल स्पीयर है, जो हमें बस दिख रहा है स्पीयर जैसा, बट रियलिटी में वो स्पीयर है या नहीं, दैट इज़ अ क्वेश्चन मार्क। सो इस स्पीयर को हम कहते हैं सेलेस्टियल स्पीयर। द सर्कुलर हॉरिजन डिवाइड्स दिस स्पीयर इनटू टू हाफ्स। सो हमारा जो हॉरिजन है इसको दो हाफ में डिवाइड करता है, एक जो हमें विजिबल होता है और एक जो हमें नहीं विजिबल होता है।
नाउ सपोज आप लोग एक ग्राउंड पे खड़े हो, ग्राउंड से जब आप देखोगे किड्स तो आपको ये हॉरिजन नज़र आएगा। आफ्टर दैट हम जानेंगे कि जेनिथ क्या होता है। वाइल स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड द पॉइंट ऑन द सेलेस्टियल स्फीयर एग्जैक्टली अबाउट योर हेड इज कॉल्ड जेनिथ। जो आपके सिर के एग्जैक्टली ऊपर का जो स्पेस है उसे हम जेनिथ कहते हैं। वाइल स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड द पॉइंट ऑन द सेलेस्टियल स्फीयर एग्जैक्टली बिलो योर फीट इज कॉल्ड नेडियर। आपके जस्ट पैरों के नीचे का जो स्पेस होगा उसे हम नेडियर बोलते हैं। सेलेस्टियल पोल्स, जैसे कि हमारा अर्थ जो है उसमें भी नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, वैसे ही हमारा जो वर्चुअल स्पीयर है, सेलेस्टियल स्पीयर है, उसमें भी दो पोल्स हैं। रेफरेंस के लिए, इफ़ वी एक्सटेंड द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, it will penetrate the celestial sphere at the point called celestial north pole and celestial south pole respectively. So हमारे अर्थ के जो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अगर हमें उसे जस्ट सिंपली एक्सटेंड कर दें तो वो सेलेस्टियल स्पीयर के अराउंड जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा उसको, यानी कि उसके बाहर निकल आएगा। और उन दोनों पॉइंट्स को भी हम बोलेंगे सेलेस्टियल नॉर्थ पोल एंड सेलेस्टियल साउथ पोल। इन एस्ट्रोनॉमी द ग्रेट circle which passes through both the celestial poles and the observer's zenith and nadir is called meridian. So astronomy में जो great circle है हमारा, जो giant big circle है, ये nadir और zenith को टच करते हुए जब जाता है तो इसे हम मेरिडियन कहते हैं, यानी कि आउटर स्पेस का हमारा मेरिडियन है ये। सेलेस्टियल इक्वेटर, जस्ट लाइक अर्थ पे इक्वेटर है, कुछ वैसे ही हमारा जो सेलेस्टियल स्फीयर है उसमें भी हमने इक्वेटर बना कर रखा है, यानी कि सेंटर पॉइंट बना के रखा है, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हो कुछ यहाँ से पास हो रहा है। एंड ये इसलिए है कि हमारा जो अर्थ है वो एग्जैक्टली नॉर्थ पोल और साउथ पोल को बीच में रख के नहीं रोटेट होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल थोड़े से टिल्टेड है, सो बिकॉज ऑफ दैट हमारा भी जो पोजीशन होगा वो थोड़ा सा टिल्टेड होगा और हमारा जितना भी अलाइनमेंट है वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा नॉर्थ की तरफ। सेलेस्टियल इक्वेटर, इफ़ वी यूनिफॉर्मली एक्सपैंड अर्थ्स इक्वेटर, अगर हम इक्वल तरीके से, बराबर तरीके से अर्थ का जो इक्वेटर है उसको एक्सटेंड करें इन्फिनिट डायरेक्शन में, इट विल पेनिट्रेट द सेलेस्टियल स्फीयर अलॉन्ग अ सर्कल। तो सर्कल बनाते हुए सेलेस्टियल स्फीयर को पेनिट्रेट कर जाएगा एंड इसे हम कहते हैं सेलेस्टियल इक्वेटर। इट इज़ द सेम प्लेन एज द अर्थ्स इक्वेटर। तो ये सेम फंक्शन करता है जैसे कि हमारा अर्थ का इक्वेटर फंक्शन करता है। एंड किड्स, ये सारा जो यूनिट है वो बनाया गया है ताकि हम स्काई को ऑब्जर्व करते टाइम रेफरेंस पॉइंट्स को बता सकें, रेफरेंस पॉइंट्स बना सकें, सो दैट एवरीवन कुड अंडरस्टैंड इट। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, बट seen from earth the sun appears to move along a circle on the celestial sphere। तो हमारा जो अर्थ है वो नॉर्मली सन के अराउंड रोटेट करता है। ये जो रोटेशन होता है वो सेलेस्टियल स्फीयर में सर्कुलर मोशन में होता है। द सर्कल डिस्क्राइबिंग द अपैरेंट मोशन ऑफ द सन अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एप्लेक्टिक। सो ये जो सर्कुलर मोशन है इसे हम एप्लेक्टिक बोलते हैं। Now see this yellow box over here, sky and space। sky and space क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है? Let's see first what is sky। Standing in an open space, if we look at the sky on cloudless night, we see numerous stars against a dark background। So अगर हम रात के टाइम पर, and kids whenever you want to watch the sky observation आप करना चाहते हो, सो आपको अर्बन प्लेसेस से दूर करना है, गांव से दूर करना है जहाँ पे लाइट के सोर्सेस ना हो, कम्प्लीटली अंधकार हो, डार्कनेस हो, सो दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू ऑब्जर्व द स्काई वेरी क्लियरली। क्योंकि क्या होता है, जो अर्बन एरिया से जो लाइट आता है वो हमारे बाइनोकुलर्स या फिर टेलीस्कोप में इंटरफेयर करता है और उस इंटरफेयर से हम क्लीनली प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाते हैं। सो अगर आप किसी प्लेस पे रात के टाइम पे खड़े हो जाओ और स्काई में आप देखो, क्लाउडलेस नाइट में जब स्काई में बिल्कुल क्लाउड ना हो, तो आपको दिखाई देगा काफ़ी सारे स्टार्स विजिबल होंगे आपको, और उन स्टार्स के पीछे आपको ऐसा लगेगा जैसे ब्लैक कलर का कोई बैकग्राउंड है। द पोर्शन ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फियर एंड द प्रपोर्शन
beyond that which can be seen in the form of a roof by our eyes while standing on the earth is called a sky. So जब हम उसे देखते हैं तो देखने के बाद जो ऊपर रूफ की तरह कुछ नज़र आता है, बैकग्राउंड की तरह कुछ नज़र आता है, उसे हम स्काई बोलते हैं. वेरएल्स जो स्पेस होता है, स्पेस द कंटिन्यूस एम्प्टी स्पेस बिटवीन स्पीयर्स, यानी कि हर एक प्लैनेट्स के बीच में, सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच में जो भी एम्प्टी स्पेस है जहाँ पर कुछ नहीं है सिर्फ सिवाय डस्ट के, इट इज़ कॉल्ड स्पेस. एंड स्पेस जो है वो स्काई के बियॉन्ड है. इट में कंटेन गैस, डस्ट पार्टिकल, न्यूमरस स्टार्स, क्लस्टर्स हैव फॉर्म्ड इन दी स्पेस. तो स्पेस क्या क्या कंटेन करता है? गैस होता है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं, क्लस्टर्स यानी कि कलेक्शन है. ये सारा कुछ स्पेस में होता है. द सन एंड द मून and the stars are seen to rise in east and set in west because the earth rotates from west to east. हमारा जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट होता है, जिसकी वजह से हमारा मून, स्टार, सन सब कुछ हमें ऐसा लगता है कि वो ईस्ट में राइज हो रहा है और वेस्ट में सेट हो रहा है. ये दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में नोटिस होते हैं हमें. इनफैक्ट जो हमारा अर्थ है वो रोटेट हो रहा होता है एंड हमारा जो सन है वो एक जगह पे स्टेशनरी है, बट इसके रोटेशन की वजह से ऐसा विजिबल होता है कि सन मूव कर रहा है. इफ़ वी ऑब्जर्व केयरफुली वी विल ऑल्सो नोटिस दैट दैट स्टार्स राइजेस एंड सेट 4 minutes अर्लियर एवरी डे. सो अगर आप स्काई वॉचिंग करते हो, अगर आप नोटिस करते हो तो आपको ऐसा महसूस होगा, ऐसा आप नोटिस करोगे कि एवरी डे जो हमारे स्टार्स हैं वो 4 मिनट पहले राइज हो जाते हैं. दैट इज़ इफ़ अ स्टार राइजेस एट 8 PM टुनाइट इट विल राइज 7:56 PM टुमारो. सो अगर कोई स्टार है जो आज के रात में हमें 8 बजे दिखा तो नेक्स्ट डे वो 4 मिनट पहले ही हमें अपीयर हो जाएगा. अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द स्टार्स द सन एंड द मून अपीयर टू मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, द सन मूविंग दो 1 degree every day, the moon through 12 to 15 degrees. So हमारे जो सेलेस्टियल बॉडीज़ का मूवमेंट है, एवरी डे हमारा जो सन है वो 1 degree हमें क्रॉस अपीयर होता है, वेरएल्स मून 12 to 13 degrees क्रॉस मूव होता है, क्रॉस नोटिस होता है. दिस हैपन्स ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन दैट ऑफ सून अराउंड दी अर्थ. तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमारा जो अर्थ है वो थोड़ा सा अपने अलाइनमेंट में क्रॉस है एंड उसके रोटेशन की वजह से, उसके ऑर्बिट की वजह से ऐसा डेली चेंजेस हमें नोटिस होता है. ये सब कुछ एकदम फिक्स्ड पाथ में नहीं चलता है, फिक्स्ड तो होता है बट इसमें स्लाइट चेंजेस एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर आते रहते हैं. कॉन्स्टिलेशन, a group of stars occupying a small portion of the celestial sphere is called constellation. So हमारे स्पेस में जहाँ कहीं पर भी जो स्टार्स हैं वो एक फिक्स्ड पोजीशन में एक कलेक्शन जैसे हैं, उसे हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं. Some of these stars appear to form certain figures of animals, humans और objects. So जो stars हैं उनके पोजीशनिंग की वजह से कभी कभी हमें ऐसा अपीयर होता है एज इफ दे हैव मेड अ फिगर ऑफ एनिमल, ह्यूमन और इवन कई सारे ऑब्जेक्ट्स जैसा वो अपीयर हमें होता है. दिस फिगर्स हैव बीन नेम्ड आफ्टर सर्टन इवेंट्स और बिलीव्स ऑफ द टाइम्स व्हेन द कॉन्स्टलेशन वर आइडेंटिफाइड. सो लोगों ने जब स्काई वॉचिंग किया था उस टाइम पे जो उनका ऑब्जर्वेशन था, उस टाइम पर जो उनका कॉमन बिलीफ था, बिकॉज ऑफ दैट कॉमन बिलीफ एंड बिकॉज ऑफ देयर ऑब्जर्वेशन उन्होंने अलग अलग इवेंट्स के साथ में उस कॉन्स्टलेशन को कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद उसके कुछ नाम रख दिए. In this way, Western observers divided the sphere into 88 constellation. तो हमारा जो विजिबल स्पीयर है, सेलेस्टियल स्पीयर है, उसको हमारे वेस्टर्न ऑब्जर्वर्स ने 88 कॉन्स्टलेशन में 88 अलग अलग स्टार्स के कलेक्शन में डिवाइड कर दिया. सिमिलरली एंशियंट वेस्टर्न एस्ट्रोनॉमर्स पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ 12 ज़ोडिएक साइन. इसकी वजह से हमारे जो एंशियंट टाइम के एस्ट्रोनॉमर्स थे उन्होंने 12 ज़ोडिएक साइन में हमारे सेलेस्टियल स्फीयर को डिवाइड किया है. वेयर एल्स
इंडिया के जो एस्ट्रोनॉमर्स थे उन्होंने 27 नक्षत्र में सेलेस्टियल स्फीयर को डिवाइड किया है। आपने अक्सर न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल्स पे देखा होगा ज़ोडिएक साइन, राशिज़। सो ये डिवीज़न जो है उसके ऊपर ही बेस्ड है ज़ोडिएक साइन। सो ये ज़ोडिएक साइन जो है वो वेस्टर्न कल्चर का पार्ट है, नक्षत्र इंडियन कल्चर का पार्ट है। सो आज के वीडियो में हम इतने पे स्टॉप हो जाएंगे। आगे का ज़ोडिएक साइन एंड नक्षत्र हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे किड्स। चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, सो आप जाकर वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट डाउन करके हमें आपके और भी एजुकेशनल डिमांड्स बताते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।